चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ चीजें समझ के लेते हैं। ध्यान देना, साथ में लिखते जाना है, ठीक है, नोट डाउन करना है। जो भी चार्ट्स बनते हैं वो आपके पास भी नोट डाउन कर लेना कहीं पे। क्लियर? तो कितना टाइम? पहली बात, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज सेल। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सब बेचना। क्या बेचना? हाँ, मतलब देखो, ध्यान दो, ठीक से सुनो। सेल जो है ना, ओके, उसमें से बेच देना ये इंक्लूड नहीं है। ध्यान देना सभी लोग, उसमें से बेच देना इंक्लूड नहीं है। मतलब आज अगर आप गुड्स बेचते हो दैट इज ऑल्सो सेल, ओके, और आप फ्यूचर में गुड्स सेल करने वाले हो, उसकी एग्रीमेंट आज बनाई, वो भी सेल है। मतलब सेल में दो चीजें इंक्लूड है, वन इज सेल इटसेल्फ एंड अनदर इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल इज नथिंग बट जब आप फ्यूचर में बेचने वाले हो गुड्स को, आज आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको 1 महीने बाद गुड्स बेचूंगा, ठीक है, तो ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, सेल करने की एग्रीमेंट। आज क्या है वो? सेल आज हुआ नहीं, सेल कब होने वाला है? फ्यूचर। और फ्यूचर में सेल करने के लिए आज एग्रीमेंट बनी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले ध्यान रखना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल मतलब क्या? सेल बेसिकली, सेल का मतलब जनरली जो कहा जाता है विच इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। बट लीगल मीनिंग जो यहां पे लेना है, सेल, ये सेल जो है इसमें ओनरशिप ट्रांसफर की गई हो या ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली हो, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। मतलब इसमें क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों इंक्लूड है। सेल भी इंक्लूड है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर की वो भी इंक्लूड है, और ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले हो और आज आपने कमिटमेंट दे दी, एग्रीमेंट बना लिया, तो वो भी सेल में इंक्लूड है। तो सेल, ट्रांसफर ऑफ सेल मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और एग्रीमेंट टू सेल, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन फ्यूचर। अभी उससे और एक बात बन जाती है, अगर दो चीजें इंक्लूड है, जो सेल हुआ हो, होने वाला है, वो भी सेल में इंक्लूड है। होने वाला है मतलब क्या? उसकी एग्रीमेंट आज बनी है बट अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। मतलब उससे बात क्या होता है कि कंपनी को ऑर्डर मिल गया और उस ऑर्डर में लिखा गया है कि आपको 1 महीने बाद गुड्स इतने सप्लाई करने हैं, तो आज कंपनी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया आज, तो आज तो बेच नहीं सकते क्योंकि गुड्स बेचने के लिए गुड्स होने तो चाहिए ना। तो आज सिर्फ उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट किया कि 1 महीने बाद गुड्स बेचेंगे। और एग्रीमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन है? नहीं है। एग्रीमेंट में भी ओरल और मे बी इन राइटिंग, ठीक है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एक्ट है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक लॉज है, ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीज एक्ट। इमोबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? लैंड हो गया, तो उसके एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। बट जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसके लिए कोई कंपल्शन है कि राइटिंग में होना चाहिए। इट मे बी ओरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान देना। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आपने ओनरशिप ट्रांसफर की और ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले हो, दोनों भी सेल में इंक्लूड है। तो अभी अगला क्वेश्चन आता है, सेलर मतलब कौन? लॉजिक लगाना है, सेलर मतलब कौन? इसी लॉजिक को आगे बढ़ाओ। सेलर मतलब क्या? जिसने गुड्स सेल किए या जो गुड्स सेल करने वाला, दोनों के लिए रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। सिंपल बात है, अगर सेल हो गया तो उसे भी सेल कहेंगे लॉ में, और सेल होने वाला, उसकी एग्रीमेंट बनी, उसे भी सेल कहा जाता है। तो जो सेल कर रहा है वो भी है, और प्लस जो सेल करने वाला है, दोनों भी सेलर की कैटेगरी में या डेफिनेशन में आ जाते हैं। सो सेलर इंक्लूड्स हु सोल्ड गुड्स एंड हु विल और एग्रीड टू सेल द गुड्स। बायर कौन होगा? बहुत सिंपल बात है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो बायर की डेफिनेशन आपको पता है क्या है। बायर मतलब कौन? हु बॉट गुड्स एंड हु एग्रीज टू बाय द गुड्स।
जो गुड्स परचेज जिसने किए और जो गुड्स परचेस करने वाला है जिसने आज प्रॉमिस दे दी, ठीक है। तो सेलर, इसमें क्या आ जाता है, सेलर, सेलर में क्या आ जाता है, हु सोल्ड गुड्स एंड हु एग्रीज टू सेल गुड्स, सेल गुड्स। एंड बाय कौन आता है, बाय मतलब क्या, हु बॉट गुड्स एंड हु agrees to buy the goods। agrees to buy the goods, दोनों भी आते हैं। तो बोलो सेल इंक्लूड्स, बोलो सेल इंक्लूड्स सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, मतलब जो हो गया सेल और जो होने वाला है जिसकी आज एग्रीमेंट बनी वो भी इंक्लूड है। और गुड्स में सॉरी सेलर में क्या इंक्लूड है, हु सोल्ड गुड्स, हु एग्रीज टू सेल द गुड्स। बायर में कौन इंक्लूड है, Who bought goods and who agrees to buy, मतलब जिसने ले लिए गुड्स और जो लेने वाला है, दोनों भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब ये कहना क्या है, जब बात ऐसी आ जाती है कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि सेलर ने कंडीशन कंप्लीट नहीं की या सेलर ने वारंटी, कंडीशन वारंटी, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगी, जनरली आपको सुनने में मिला। तो ये जो आगे जाके कंडीशन जो जो बताए हैं वो किसके लिए अप्लाई होता है, जिसने सेल किया और जिसने एग्रीमेंट की सेल करने के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। आज आप एग्रीमेंट करते हो और कहते हो कि 1 महीने के अंदर पैसे दे देंगे और आपने पैसे नहीं दिए तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल बन जाता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया कि फ्यूचर में सेल होगा। समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन ये बनता है, गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या, गुड्स क्या होता है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब क्या, जिसे हिला सकते हैं, ओके। तो ये क्या डेफिनेशन है, ओके, विच कैन बी, मतलब लोकेशन, लोकेशन, वी कैन चेंज द लोकेशन ऑफ दोज थिंग्स, उसे हम क्या कह सकते हैं, मूवेबल। अभी आपने डिस्कवरी देखी है कभी, डिस्कवरी पे ऐसा देखा है कि वो बाहर के देशों में डायरेक्टली घर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते, देखा है कभी, घर ही ट्रांसफर करते हैं, मतलब पूरा घर जो है वो एक बड़े ट्रक पे वहां पे क्या है कि वो ले लेते हैं, जिस तरह से मैनेज करते दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये घर जो है वो भी मूवेबल बन गया। मतलब देखो, आपको वो एसेट कौन सी है वो नहीं देखना है, घर है क्या है, क्या इससे हम मूव कर सकते, इसका लोकेशन चेंज कर सकते या नहीं कर सकते, ये आपको देखना है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक पेड़ है, पेड़ है, पेड़ जो है वो जनरली, अभी जनरली बोल रहा हूं, क्यों जनरली बोल रहा हूं आगे बता देता हूं। जनरली हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लोकेशन चेंज नहीं हो सकता। बट आपने ये देखा गया, ये भी देखा होगा शायद से कि डायरेक्टली वो क्या करते हैं, बाजू से पूरा कट कर देते हैं, मतलब बाजू से जमीन उतनी वहां पे निकाल देते हैं और डायरेक्टली पेड़ उठा देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी यहां पे क्वेश्चन आता है मूवेबल मतलब क्या, आपको ये चेक करना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर इसे मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसे गुड्स की कैटेगरी में डालना है। इसकी लिस्ट तो नहीं बता सकते, बट आप उसका नेचर देख लो, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहां पे दूसरा, चलो अपने यहां पे मान लो कि अपने यहां पे वैसे टेक्नोलॉजी नहीं कि डायरेक्टली पेड़ जो है वो साइड से राउंड जमीन ही वहां पे निकाली जाती है और डायरेक्टली पेड़ शिफ्ट किया जाता है। बट अपने यहां पे ऐसा हो सकता है ना कि पेड़ काट के दे दिया किसी को। अभी पेड़ जब तक काटा नहीं जाता है तब तक वो इमोबल है, जनरली मानते हैं, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अलग बात है। तो ये कौन सा है, इमूवेबल है। बट एक बार पेड़ काट दिया तो मूवेबल बन जाता है ना, समझ आ गया। बाद में जो ग्रास है, क्रॉप्स, ठीक है, तो ये जो है ये भी एक बार कट कर दिए तो क्या हो जाएगा, मूवेबल बन जाएगा। तो गुड्स में मूवेबल सभी प्रॉपर्टीज है, सभी मूवेबल है, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रास, क्रॉप्स, ट्रीज, ठीक है, और एनीथिंग अटैच टू अर्थ which can be separated, which can be severed and then it can be sold। आज एग्रीमेंट में आप क्या लिखते हो, ध्यान दो, मैं आपको पेड़ बेचूंगा, पेड़ बेचे जाते हैं ना, पता होगा आपको, पेड़ बेचे जाते हैं, यस, पेड़ बेच दूंगा ऐसा मैंने आपको लिखा, सो इट इज बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आज मैं एग्रीमेंट में लिखता हूं कि मैं आपको पेड़ कट करके बेचूंगा, आज तो वैसे ही है,
आज पेड़ वैसे ही है लेकिन वो कट करके वो बेचूंगा मैं आपको। तो बेसिकली हुआ क्या, ये गुड्स हुए या नहीं हुए? मतलब एग्रीमेंट जिस दिन बनी, एग्रीमेंट जिस दिन बनी उस दिन का स्टेटस नहीं देखना है। एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो देखो। एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उसे कट करके बेचा जाएगा। समझ आ गया? मतलब एग्रीमेंट बेसिकली क्या बोल रहा है कि उसे कट करके बेचा जाएगा, मतलब क्या, इट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट में लिखा है कि वी विल कट इट एंड देन इट विल बी सोल्ड, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड विल सेल इट एज इट इज, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहना चाहिए। ठीक है, तो गुड्स मतलब एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस ग्रास, क्रॉप्स, ट्रीज और other things attached to what? Attached to earth, which will be separated, yes, severed before sale, before sale. एक्सक्लूड्स, इसमें गुड्स में क्या नहीं आता है, एक्सक्लूड्स। एक्शनेबल क्लेम्स, क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स? एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जैसे कि मैंने उधारी पे गुड्स बेच दिए, तो मैंने अगर क्लेम किया तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। मैंने अगर उसके पास से डिमांड किया तो उसके पास से पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कुछ एक्शन लूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये अनसिक्योर्ड डेब्ट जो होते हैं ना, अनसिक्योर्ड डेब्ट्स, उसे एक्शनेबल क्लेम बुलाते हैं। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो, उससे डिमांड करते हो, वो नहीं दे रहा या केस कर सकते हो, लेकिन पैसे ले सकते हो। तो ये एक पर्सन से दूसरी पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यस, मैं किसी को राइटिंग में दे सकता हूं कि ये जो पैसे मैं तुम्हारे पास से कलेक्ट करने वाला था, ये पैसे ये पर्सन कलेक्ट कर लेगा, ये पॉसिबल है। तो लेकिन एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आता है। एक्शनेबल क्या क्लेम क्या है? अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। एक्शनेबल क्लेम क्या है? अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। भाई सबसे पहले बताओ सेल मतलब क्या इंक्लूड है? फटाफट, ये बहुत आसान है। पूरा लॉ आपके ऐसे मतलब क्या है कि क्या कह सकते हैं कि दिमाग में ऐसे फटाफट निकलेगा। ठीक है, आपने थोड़ी सी कोशिश की। सेल मतलब क्या क्या होता है? सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बट सेल में दो चीजें इंक्लूड है, सेल प्लस एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल में कौन कौन इंक्लूड है? Who sold goods, who agrees to sell goods. बाय में कौन इंक्लूड है? Who bought goods and who agrees to buy goods. क्लियर? उसके बाद में हमने देखा गुड्स। गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें क्या इंक्लूड है? ग्रास, क्रॉप्स, ट्रीज और अदर थिंग्स अटैच टू अर्थ, विच विल बी सेपरेटेड अंडर बिफोर सेल और अंडर एग्रीमेंट ऑफ सेल। मतलब एग्रीमेंट में सेल में आपने लिख दिया कि ये कट करके बेचा जाएगा, तो ये क्या हो गई? मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। मतलब पहली बात, सेल और गुड्स इतना आसान भी नहीं है। गुड्स में भी बहुत से टाइप्स है। एक सिंपल बात है, ठीक है, मैं आपको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहता हूं। कैसे ट्रांसफर की ओनरशिप? ओनरशिप कैसे ट्रांसफर की जा सकती है? हाँ, कैसे ट्रांसफर की जा सकती है? बाकी चीजें रिलेवेंट नहीं, आप कितना पेमेंट करते हो दैट इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, मेन चीज क्या है जिससे मैं कह सकता हूं कि गुड्स में है? बिल, डॉक्यूमेंट। हर एक चीज के साथ डॉक्यूमेंट मिलती है। जैसे कि आपका पेन है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम है ना, मतलब आपने जो टी शर्ट पहना है ये आपका ही है क्या? कैसे पता कर चलेगा? हाँ, इनवॉइस। तो इनवॉइस इज इट रियली कंक्लूसिव प्रूफ? बिल, बिल तो हम बना सकते हैं ना भाई। ठीक है, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें आपके पास अभी है जिसका इनवॉइस आपके पास नहीं है। भाई तो कभी भी याद रखना, लॉ ये डिफाइन नहीं करता कि इनवॉइस के हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर हो, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके नाम से इनवॉइस बन गया वो ओनर, और बाद में पर्सन क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइस हो गया वो भी बना सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्राइटेरिया क्या, कब ओनरशिप ट्रांसफर की कहा जाएगा?
व्हेन गुड्स आर सिलेक्टेड, एक बार सिलेक्ट हो गए, पहली बात क्या होनी चाहिए, गुड्स सिलेक्ट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शॉप में जाते हो, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बाइक परचेस की, कौन सी बाइक, कोई भी एग्जांपल ले लो, पल्सर परचेस की, ओके, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, आपकी जो जो पसंद है वो इमेजिन कर लो, उसको इमेजिन कर लो, ठीक है, और बाद में ले लेना। अभी यहां पे क्या है कि पल्सर की शोरूम में चले गए, ठीक है, तो पल्सर की शोरूम में कितने बाइक्स है, 100 बाइक्स है, बराबर। अभी कौन से बाइक की ओनरशिप आपको मिलेगी, कौन सी बाइक आपकी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आइदर आपको वो लेके जाएंगे, कहेंगे इसमें से कौन सी बाइक चाहिए वो बता दो, कलर हो गया, तो आप सिलेक्ट करते हो, और सिलेक्ट करने के बाद में उस दिन से वहां पे क्या कहा जाएगा कि आपको वो बाइक या आपके नाम पे ये बाइक हो जाएगी, लीगल फॉर्मेलिटी आगे जो रजिस्ट्रेशन वो चलता जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो आता है वो सिलेक्शन आता है, बट गुड्स अभी तक बने ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर आ गई, गुड्स अभी तक बने ही नहीं है, गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर आ गई। तो अभी ये गुड्स कौन से है, अभी तक एग्जिस्टेंस में है नहीं है, मतलब ये गुड्स कौन से फ्यूचर में आने वाले हैं, मतलब ये फ्यूचर गुड्स है, बाद में उसका प्रोडक्शन होगा, ये गुड्स क्या बनेंगे, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस आएगा उसको, एग्जिस्टेंस में आने के बाद में ये गुड्स क्या होंगे, बहुत सारे गुड्स बने ना, तो उसमें ये गुड्स कौन से, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन का मतलब क्या है, सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में वो गुड्स बनेंगे क्या, स्पेसिफिक या असर्टेन, असर्टेन, ओके। और उसके बाद में एक बार वो असर्टेन किए, उसके बाद में उसे रखना है डिलीवरेबल स्टेट में, डिलीवरेबल स्टेट में। और व्हाट इज डिलीवरेबल स्टेट, ऐसी पोजीशन में रखना है कि बायर आके उसे लेके जाए, सिंपली। कुछ गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं, उसकी पैकिंग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कार, मतलब उसको पैकिंग करके देंगे, मतलब ऐसे ही लेके जाना आसान है ना, या पैकिंग करके लेके जाना आसान है, उसको ऐसे लेके जाना आसान है। और आपको 5 किलो शुगर चाहिए, ऐसे ही लेके जाना आसान है, या पैकिंग करके लेके जाना आसान है, बराबर। ऑयल, ठीक है, ये आपके सामने 5 किलो डाल दिया, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, ओके, मतलब क्या है कि आप इसे पॉकेट में डाल दो, यहां पे डाल दो, कहां पे डालना है वहां पे डाल दो और लेके जाओ, अरे आपकी चॉइस है। हम गुड्स देने वाले, मतलब सेलर ने ऐसा बोल सकता है ना, हम गुड्स देने वाले, आपकी चॉइस है कैसे लेके जाना है। घर से पतीला लेके आओ, ये मतलब कौन बोल रहा है, सेलर, सेलर बोल रहा है गुड्स मैं देने के लिए रेडी हूं, ये लो 5 किलो, या ये लो 5 लीटर, अब लेके जाना कैसे, कहां पे डाल के, वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसी केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, ये सोचनी है आपको। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे है, गुड्स इस पोजीशन पे लाकर रखो कि सामने वाला आके गुड्स लेके जा सके, तब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। और सेलर फोन करके बायर को बोलेगा, या सामने हो तो बताने की जरूरत नहीं, और वो बोल के गया कि इतने मुझे गुड्स चाहिए, तो वो फोन करके बोलेगा कि आपका गुड्स रेडी है, लेके जाओ। उसके बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जिस वक्त आपने कम्युनिकेट किया, क्या कम्युनिकेट किया, क्या, गुड्स आर रेडी और इन डिलीवरेबल स्टेट। लेकिन ये डिलीवरेबल स्टेट में आने के लिए बहुत सी बात है, पहले क्या हो गया, फ्यूचर, मतलब गुड्स रेडी नहीं थे, तो आपने क्या किया, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में क्या हो गया, ये अनसर्टेन थे, सिलेक्टेड ही नहीं थे, तो उसे बुलाया हमने, उसे सिलेक्शन करवाया, इसमें से कौन सी गुड चाहिए ले ले, बता दे, वो गुड्स सेपरेट किए, वो गुड्स को पैक किया, और वो सामने हो तो इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और वो सामने नहीं तो उसे इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी गुड्स रेडी है, लेके जाओ, तो उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जिस वक्त आपने बता दिया उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ओनरशिप का कनेक्शन अमाउंट के साथ कुछ भी नहीं है, समझ आ गया, मतलब कितने पैसे दिए, कितने पैसे लिए, कुछ भी, किसी और इनवॉइस हो गया नहीं हो गया, किसी भी चीज के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। सिर्फ इतनी बात, क्या अगर ऐसा भी हो सकता है गुड्स रेडी है बट सिलेक्टेड नहीं है, तो क्या करोगे, क्या करेंगे, उसे बुलाएंगे और क्या करेंगे, देख इसमें से कौन से चाहिए, वो सिलेक्ट करके बता, उसे पैक किया जाएगा, और वो सामने हो तो बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, और वो सामने नहीं तो बताना पड़ेगा, और बताने के बाद में जिस वक्त उसे पता चल गया गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, उस दिन से ओनरशिप किसकी है, किसकी है, बायर की है। पॉइंट समझो, किस दिन से, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में ही होते हैं,
उससे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फिर उसे सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? उसे सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होता है। एग्जांपल बताओ। क्या? मैंगो डिलीवरेबल स्टेट में एक लिया तो ठीक है, हाँ, बट आप वहां पे क्या कि 5 डजन ले जाओ, 3 डजन खोखा, अरे खोखा मिलता है ना, उसका पेटी भी मिलता है, खोखा भी मिलता है, हाँ, और जो भी है, ठीक है, हाँ, तो बनाना भाई, हाँ, ठीक है, और कोई तो बताओ अच्छा एग्जांपल, जो गुड्स रेडी डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं, जिसके लिए आपको पैकिंग करने की जरूरत नहीं है। सेलफोन पैक करके आते हैं, और बाइक का वही बाइक हम कह सकते हैं कि जो डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं, ठीक है, और बोलो, हाँ, ठीक है, हाँ, क्या, तो हाँ ठीक है, जाने दो, आप अलग अलग वहां पे चीजें बोल रहे हो, हाँ ठीक है। तो जहां पे पैकिंग की जरूरत नहीं, वहां पे क्या हो जाता है कि डिलीवरेबल स्टेट वाला कंडीशन भी गायब हो जाता है। मतलब ये एक प्रोसेस समझो, देखो एक प्रोसेस में, एक मैं प्रोसेस लिख के दूंगा, उसमें से आप कहां पे वो सोचो, उसके आगे के कंडीशंस फॉलो करो। पहला गुड्स क्या है, पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये सभी ने लिखनी है, और ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि क्या बताया, ठीक है, उन्होंने बुक में देते वक्त कैसे लिखा है, इफ गुड्स आर फ्यूचर गुड्स तो एक्सप्लेन किया है, इफ गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स तो एक्सप्लेन किया है, इफ गुड्स आर अनसर्टेन गुड्स तो अलग से एक्सप्लेन किया है, इफ गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स तो अलग से एक्सप्लेन किया है, ओके, एंड इफ गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट तो अलग से एक्सप्लेन किया। तो ये प्रोसेस समझो क्या होती है। पहले तो गुड्स कौन से होते हैं, अगर इन केस फ्यूचर गुड्स हो, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है, नॉट इन एग्जिस्टेंस, इसका प्रोडक्शन तो आगे होगा, प्रोडक्शन आगे होगा, ठीक है, अगर प्रोडक्शन हुआ नहीं है, आगे क्या होगा, फ्यूचर गुड्स बेचे जा सकते हैं क्या, जो गुड्स है ही नहीं, ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स पहले क्या होंगे, एग्जिस्टिंग, इसका मीनिंग हम देखेंगे, व्हाट इज फ्यूचर गुड्स, व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, सभी चीजें पढ़ लेंगे, बट ओवरऑल एक प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो जाए, बाद में हम डिटेल में थोड़ा सा चले जाएंगे, क्लियर, ओवरऑल प्रोसेस समझ लो। गुड्स एग्जिस्टेंस में आ गए, प्रोडक्शन हो गया, गुड्स एग्जिस्टेंस में आ गए मतलब क्या, या तो वो गुड्स बनने चाहिए, और दूसरी चीज वो आपके ओनरशिप में भी होने चाहिए, मतलब गुड्स बने बट किसी और के पास है, किसी और की ओनरशिप में है, तो वो गुड्स को हम एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं मान सकते। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ठीक है आपको गुड्स चाहिए ना, मैं लेके दे दूंगा, मतलब अभी गुड्स है क्या, नहीं है, मेरे पास है क्या, नहीं, तो मैंने ऐसे गुड्स के लिए एग्रीमेंट किए जो है ही नहीं अपने पास, तो उसे कौन सा गुड्स कहा जाएगा, फ्यूचर ही कहा जाएगा। और जब मैं गुड्स बनाऊंगा या जब वो मेरे ओनरशिप में आ जाएंगे, तो मैं उन गुड्स को क्या बुलाऊंगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। कब एग्जिस्टिंग गुड्स कब होते हैं, दो चीजें, एक तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा क्या, ओनरशिप, जो सेलर है उसके गुड्स होने चाहिए, मतलब आप दूसरों की चीजें बेच नहीं सकते हो। हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो एग्जिस्टिंग गुड्स, इफ, उसके बाद में क्या क्या आ जाएगा, ये गुड्स क्या है, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन मतलब क्या, नॉट सिलेक्टेड, लिख देना, नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, तो क्या होगा, तो क्या पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, या इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, याद है, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। एक बार गुड्स एप्रोप्रिएट हो गए, मतलब सिलेक्ट हो गए, तो कौन से बन जाते वो गुड्स कौन से बन गए, असर्टेन गुड्स, वो कौन से बन जाते हैं, असर्टेन गुड्स। या कुछ गुड्स को आपको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है, पहले से ही पता होता है कि ये गुड्स बेचने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं मुझे बाइक सेल करनी है, मतलब मेरे पास जो पुरानी बाइक है वो मुझे आपको सेल करनी है,
मुझे किसी को तो सेल करनी है। तो ऐसी केस में मेरे पास 2 बाइक है, तो ऐसे केस में ये पता नहीं कि उसमें से कौन सी बाइक सेल होने वाली है, तो ये गुड्स कौन से है, अनसर्टेन। बट मेरे पास एक ही बाइक है, अगर एक ही बाइक होती तो उस केस में गुड्स क्या हो जाते हैं, सिलेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं, वो तो स्पेसिफिक है, वो तो पता है ना कौन से बेचने हैं। मतलब जब वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो गुड्स अनसर्टेन होते हैं, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होती है। और जब एक ही गुड्स है अपने पास और वही बेचना है, तो उस केस में वो तो गुड्स क्या हो गए, स्पेसिफिक, असर्टेन नहीं, स्पेसिफिक। जब आप अनअसर्टेन में से सिलेक्शन करते हो तो क्या बन जाता है, असर्टेन। और जहां पे सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, एक ही गुड्स है, वो स्पेसिफिक है। समझ में आ गया फर्क? जहां पे बहुत सारे गुड्स है उसमें से एक गुड्स सिलेक्ट करना है तो क्या है, असर्टेन। और जहां पे बहुत सारे एक ही गुड्स है और वही बेचना है तो स्पेसिफिक, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, और ये एक बार सिलेक्शन हो गया और गुड्स स्पेसिफिक है तो क्या करना है, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स किस में रखना है, डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में रखना है। ठीक है, एंड नोटिस टू बायर, नोटिस टू बायर। और इसके बाद में क्या हो गया, ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए यही एक तरीका है, पैसों से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल बना नहीं बना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिलीवरी गुड्स की हो गई नहीं हो गई कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब इतना ही। बोलो गुड्स क्या थे, गुड्स क्या, पहले से बिगिनिंग से स्टार्ट करते, गुड्स क्या, फ्यूचर गुड्स। ठीक है, बाद में क्या होंगे, वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और ओनरशिप में लिए जाएंगे अपने, तो क्या बनेंगे, क्या, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुड्स में से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अनसर्टेन है। बाद में क्या होगा, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, असर्टेन। और जहां पे सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही गुड्स थे, स्पेसिफिक गुड्स, उसे क्या करना है, पैकिंग करनी हो, कहां पे क्या करना है, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, और किसे बताना है, बायर को। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बाकी पेमेंट से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। बाद में डिलीवरी से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। ओके, बाद में इनवॉइस से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। बाकी सभी फैक्टर्स इररिलेवेंट है, फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको बुक में क्या बताया गया कि अगर एग्जिस्टिंग गुड्स हो तो क्या होगा, वही प्रोसेस, एग्जिस्टिंग गुड्स है, इफ अनसर्टेन। जहां से शुरू किया आगे का देखो, उन्होंने फ्यूचर बोला तो पूरी प्रोसेस, और उन्होंने बोला एग्जिस्टिंग गुड्स है तो अनसर्टेन। बाद में क्या करोगे, अप्रोप्रिएशन, सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे होगा उसका रूल बताया होगा, वो हम आगे देख लेंगे। बाद में क्या होगा, असर्टेन बन जाएंगे। असर्टेन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिलीवरेबल स्टेट में रखेंगे और नोटिस टू बाय। उन्हें बोला कि गुड्स अनसर्टेन है तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, बोलो। गुड्स अनसर्टेन है तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस मतलब अप्रोप्रिएशन, बाद में क्या होगा, असर्टेन, बाद में क्या होगा, डिलीवरेबल स्टेट, नोटिस टू बाय। उन्हें बोला गुड्स स्पेसिफिक है, बोलो गुड्स स्पेसिफिक है, बोलो आगे का, कीप इट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड नोटिस टू बाय। एंड गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है तो नोटिस देने की पे क्या जरूरत है, समझ आ गया। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो नोटिस देने की क्या जरूरत है, वो सामने आ गया, उसे पता है ना रेडी है गुड्स, समझ आ गया। वहां पे नोटिस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटिस कब देनी पड़ती है, देखो नोटिस तब देनी है जब उसे पता नहीं होता है। उसे पता है तो क्या नोटिस देंगे, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आप देखो डेफिनेटली बुक में क्या दिया होगा, अभी तक बुक में देखा नहीं वो वाली बात मैंने, बट देख लेता एक बार। हाँ, आप अगर देखते हो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में देखते हो तो वहां पे उन्होंने अलग अलग दिया है, नहीं है तो भी वहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही है, भरोसा है ना। हाँ ठीक है, तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें उन्होंने पहले बताया कि स्पेसिफिक गुड्स हो तो क्या होगा, बाद में स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट होगा तो क्या होगा, बाद में आगे बताया कि
हाँ, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी वहां पे क्या है कि गुड्स मस्ट बी असर्टेन, ये वहां पे अलग अलग तरीके से बताया। मैंने आपको सिर्फ छोटा एक डायग्राम बना के दिखा दिया कि सेल कैसे होता है किसी भी स्टेज में हो। तो आप क्या करोगे, अगर वो बोल रहे एग्जिस्टिंग गुड्स हो, आपको पूछा गया है ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तो आप क्या लिखोगे, मैंने जैसे दिया वैसे नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर लिखना है। क्या कैसे लिखोगे, इफ गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स देन एग्जामाइन दैट गुड्स आर असर्टेन और अनअसर्टेन। अगला पॉइंट, इफ गुड्स आर अनअसर्टेन देन देयर शैल बी appropriation of goods. Okay, once the goods are ascertain, then such goods are to be kept in deliverable state and notice shall be given to buyer. मतलब उसे सेंटेंस में आपको बनाना है और बाद में वहां पे लिख देना है। तो कहीं पे भी आ सकता है, वो बोल सकते हैं कि नहीं, okay, क्या है अप्रोप्रिएशन, वो बोल सकते हैं अनअसर्टेन गुड्स है, वो कभी बोल सकते हैं असर्टेन गुड्स है, बताओ कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ये प्रोसेस आपको दिमाग में याद रखनी है, सेट करनी है। क्या बोलो, पहला गुड्स क्या है, फ्यूचर, ठीक है। दूसरा क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स, मतलब पहले एग्जिस्टेंस में आएंगे। दूसरा, तीसरा, सॉरी, अनअसर्टेन होंगे तो क्या करना है, अप्रोप्रिएशन। बाद में क्या होगा, असर्टेन, और जहां पे सिलेक्शन की जरूरत नहीं वहां पे क्या आएगा, स्पेसिफिक गुड्स। तो क्या मिलेगा, क्या होगा आगे, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। ओके, और क्या, नोटिस टू बाय, बात खत्म, ओनरशिप ट्रांसफर। अभी इसमें एक और होता है, ध्यान देना, कंडीशनल सेल। व्हाट इज कंडीशनल सेल, वो पर्सन क्या कहता है, यहां पे तो कोई कंडीशन नहीं होती, जनरली कोई कंडीशन नहीं होती, बट पर्सन क्या बोलता है कि मैं आपको गुड्स दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले पैसे आने चाहिए। एग्रीमेंट आपकी जो बनी ना, उसमें मेंशन किया कि पैसे पहले चाहिए। जनरली पैसे आने पे डिपेंड है क्या ओनरशिप, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट उसने बोला कि जब तक पैसे नहीं आते तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी, आपके बीच में एग्रीमेंट हो गई, तो कंडीशन डाल दी ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसने लाके पैसे दिए बट गुड्स सिलेक्टेड नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी। उसने पैसे लाके दिए बट गुड्स अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, गुड्स जब तक सिलेक्टेड नहीं कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, पता ही नहीं कौन सी गुड्स आपको चाहिए। तो आपके गुड्स कौन से, ये, ठीक है, मतलब आप कहते हो ना, ओके ये वाला या ये वाली चीज मेरी है, तो पहले सिलेक्शन करते हो और बाद में बाकी लोगों को बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है पहले सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होने के बाद में ही ये पॉसिबल है, ठीक है, कि वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। समझ में आ गया, ठीक है। पेमेंट का कोई कनेक्शन है उसका नहीं है, बट सामने वाले ने बोला कि पेमेंट पहले चाहिए। अरे हंसते वाली बात क्या है यार, क्यों हंसते हैं सभी बात पे, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, हंसना सेहत के लिए अच्छी बात है, ठीक है। पहले पेमेंट चाहिए और बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया। पेमेंट दिया, नॉट सिलेक्टेड, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है नहीं, सिलेक्शन हुआ पेमेंट नहीं दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, अरे ऐसा क्या कर रहे हो, मैं कंडीशनल सेल की बात कर रहा हूं, जहां पे कंडीशन ही, बेसिक कंडीशन डाली है, पेमेंट होना चाहिए पहले, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंडीशन है पेमेंट होना चाहिए तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, डिसाइड हो गया है। तो सिलेक्शन किया बट पैसे नहीं दिए, ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। बाद में सिलेक्शन किया पैसे नहीं दिए, नहीं होगी, ठीक है। बाद में पैसे दिए बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। पैसे दिए, सिलेक्शन भी कर लिया, हो जाएगा। तो कंडीशनल सेल में ये प्रोसीजर तो कंप्लीट करनी है, ये प्रोसीजर तो कंप्लीट करनी है, प्लस एडिशनल कंडीशन जो लगाई वो भी कंप्लीट करनी है, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो कंडीशनल सेल में ये लिखा है ना आपने, कंडीशनल सेल में क्या होता है फिर, कंडीशनल सेल में क्या होता है बोलो, रेगुलर ये तो रेगुलर प्रोसीजर तो कंप्लीट करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड,
फुलफिल्ड। हाँ, एज अबो लिखा है ये, एज अबो। ऊपर जो प्रोसेस दी थी ना वो प्रोसेस को कंप्लीट करनी है, प्लस कंडीशन भी कंप्लीट करनी है, जो भी कंडीशन बताई गई हो कंडीशनल सेल के केस में। अभी ये लिखा है, समझ में आ गया? अभी यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं फ्यूचर गुड्स? नॉट इन ओनरशिप, ओके, और नॉट एट प्रोड्यूस, ठीक है? तो फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? नॉट येट प्रोड्यूस्ड, और बोलो नॉट इन ओनरशिप। जो बेच रहा है ना उसके ओनरशिप में ही नहीं है। किसके ओनरशिप में? जो बेच रहा है उसके गुड्स नहीं है, वो किसी और से लेने वाला है, मतलब उसके पास अभी गुड्स ही नहीं है, ठीक है? तो वो गुड्स कौन से है? फ्यूचर गुड्स। हम क्या मानते हैं? फ्यूचर गुड्स मतलब जो बने ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो बने बट दूसरों के है वो भी फ्यूचर गुड्स है, सेलर के नहीं है। सेलर को पहले उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी और बाद में वो बेच सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर्ड एंड इन ओनरशिप विद सेलर। मैन्युफैक्चर्ड भी होते हैं एंड अनसर्टेन क्या होता है? नॉट सिलेक्टेड, वो तो लिख दिया। एप्रोप्रिएशन कैसे होता है? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन सिलेक्शन, लेकिन कैसे होता है सिलेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होता है सिलेक्शन, उसे एप्रोप्रिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएशन प्रोसेस, ओके, एक तो बायर विल सिलेक्ट विद कंसेंट ऑफ सेलर, मतलब बायर ने कोई तो चीज उठा ली, बाद में सेलर बोल सकता है कि नहीं ये बेचने के लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि वहां पे क्या है कि आप रॉन्ग सिलेक्शन कर देते हो, बाद में सेलर बोल देता है कि नहीं ये बेचने वाली चीज नहीं है, ये नहीं देनी अभी। ऐसा वहां पे हो सकता है। और सेलर शुड सिलेक्ट विद कंसेंट ऑफ बायर। बायर सिलेक्ट करेगा सेलर की कंसेंट से, या सेलर सिलेक्ट करेगा बायर की कंसेंट से, बराबर? जहां पे बायर ने सेलर को अथॉरिटी दी है कि तुम सिलेक्ट कर लो, गुड्स भेजो, वहां पे सेलर सिलेक्ट करेगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं? बायर विल सिलेक्ट विद कंसेंट ऑफ सेलर एंड सेलर विल सिलेक्ट विद कंसेंट ऑफ बायर। तो ये म्यूचुअली सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जहां पे अथॉरिटी दे दी कि तुम सिलेक्ट कर लो, तो वहां पे बात ही खत्म, ठीक है? तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? सेलर एंड बायर क्या कहते हैं? शाल सिलेक्टेड, कैसे? म्यूचुअली। बाय असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? जो प्रीवियसली अनअसर्टेन थे उसका सिलेक्शन किया। और स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक क्या होते हैं? जिसका सिलेक्शन करना ही नहीं पड़ा, वो तो ऑलरेडी एक ही गुड्स है जहां पे सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या करना है? उसका बॉक्स वेट काउंट करना, बॉक्स में डालना, पैकिंग में डालना, ठीक है? और ऐसे कंडीशन में रखना वेयर बायर इज एबल टू टेक डिलीवरी इमीडिएटली, ठीक है? सो कीप इट इन कंडीशन where buyer can take immediate delivery. Keep it in condition where buyer can take immediate delivery. Immediately वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। नोटिस टू बाय देनी है हर टाइम? नॉट रिक्वायर्ड। कब नॉट रिक्वायर्ड? कब रिक्वायर्ड नहीं है? बोलो। व्हेन बायर इज प्रेजेंट और बायर इज अवेयर, ठीक है? व्हेन बायर इज प्रेजेंट ऑब्लिक अवेयर, तो नहीं जरूरत नहीं।
मतलब ये समझ में आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग कवर हो चुका है। ठीक है, मतलब समझ क्या हो जाती है कि देखो आपको क्या करना होता है कि याद आप हर पॉइंट रख नहीं सकते ईच एंड एवरी, पर उसके मेन पॉइंट्स याद रख लिए तो उससे हम डिजाइन कर सकते हैं आंसर में। भाई बहुत सी बार एग्जाम में क्या होता है कि हमें याद नहीं आता क्या है वो, पॉइंट्स ही याद नहीं आते, पॉइंट्स ही वहां पे कहेगी सोचते नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त आपको समझनी ऑब्वियसली हेल्पफुल रहती है। क्लियर? तो आज क्या अभी तक क्या पढ़ा हमने? फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स या तो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं और ओनरशिप में नहीं अपने। भावे ये दो एग्जिस्टिंग कब बनेंगे? जब प्रोड्यूस हो जाएंगे और ओनरशिप में भी आ जाएंगे। तीसरा, लेकिन वो अनसर्टेन है, मतलब क्या? नॉट सिलेक्टेड। तो क्या होगा? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? म्यूचुअल, मतलब बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर, सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर। जो भी होना चाहिए दोनों की कंसेंट से होना चाहिए। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, जो भी होना चाहिए दोनों की कंसेंट से होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल रूल याद रखना, हर जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ ओके। तो तीसरा उसके बाद में अगला क्या आता है? सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद में गुड्स क्या बन जाएंगे? असर्टेन, सिलेक्टेड। और कुछ गुड्स केस में गुड्स सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक। और गुड्स उसे क्या करना है? डिलीवरेबल स्टेट। मतलब डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या? कीप इट इन कंडीशन वेयर बायर कैन टेक इमीडिएट डिलीवरी एंड इन्फॉर्म इट टू बायर। हर बार देना पड़ता है इन्फॉर्मेशन? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन बायर इज प्रेजेंट और अवेयर then ownership is transferred. Ownership is not connected with payment, डन लिखा है? हो गया? डन, गुड आउट है। अभी अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन रिस्क इज ट्रांसफर्ड। ओनरशिप का तो बता दिया सर, ये भी बताओ रिस्क कब ट्रांसफर होती है? तो इसके लिए ये बताया क्या? रिस्क ऑलवेज फॉलोज ओनरशिप। इसका मतलब क्या है? रिस्क ऑलवेज फॉलोज ओनरशिप, मतलब ओनरशिप जहां रिस्क वहां। मराठीमध्ये मी तू तिथे मी। ठीक है, मतलब जहां पे ओनरशिप है वहां पे कौन रहेगी? रिस्क। ठीक है, रिश्ता समझो, दिल का रिश्ता। ठीक है, मतलब हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वैसे टाइप का रिश्ता है। जहां जहां ओनरशिप वहां वहां रिस्क। क्लियर? ठीक है, तो ओनरशिप और रिस्क ये साथ में चलते हैं। ओके, अभी आपको पूछा गया ओनरशिप रिस्क कब ट्रांसफर होगी? हम बोलेंगे जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी? जब कौन है वो? हाँ फेंक क्या होगा ऐसा बोला तो। ठीक है, तो रिस्क कब ट्रांसफर होती है पूछा, तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब। और ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है तो उसके लिए प्रोसीजर है। क्या बोल रहे हो, समझ में आया? भाई जहां पे ओनरशिप जा रही है वहां पे रिस्क जा रही है। भाई तो हम रिस्क के लिए बोल सकते हैं कि जहां पे ओनरशिप जाएगा वहां पे, भाई जहां पे ओनरशिप जाएगी वहां पे रिस्क, ये बोल सकते हैं। बट ओनरशिप कहां पे जाएगी उसके लिए रूल है। वन साइड लो है क्या? हाँ ठीक है, वैसा समझ लो जो भी आपको समझने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो कौन पीछे पड़ी है? रिस्क।
रिस्क हमेशा पीछे पड़ती है, ठीक है, तो संभल के रहना। मैं कभी कभी अच्छे मैसेज देता हूं इनडायरेक्टली, हाँ ठीक है। तो एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, पूछो मत एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो रिस्क यहां पे क्या लिखना है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क किसे फॉलो करती है, ओनरशिप, ठीक है। तो अभी आप देखो, ध्यान दो, अभी कंडीशनल सेल है, कंडीशनल सेल है, उसमें रिस्क कब ट्रांसफर होगी, कंडीशनल सेल है उसमें रिस्क कब ट्रांसफर होगी। तो रिस्क ट्रांसफर होने, रिस्क का पूछना है तो कहां पे देखोगे, ओनरशिप। और ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए दो कंडीशन है ना, वो कंप्लीट होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है रिस्क और ओनरशिप अलग अलग, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिक एग्रीमेंट बना दी, एग्रीमेंट में ये लिखा कि ओनरशिप जब भी ट्रांसफर हो, लेकिन जब तक आप गुड्स घर तक डिलीवर नहीं करते हो तब तक रिस्क मेरे ऊपर नहीं है। समझ आ गया। आपने सेलर को क्या बोला कि वो ओनरशिप का छोड़ दो, लेकिन मेरे घर पे गुड्स डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो उस वक्त कुछ लॉस होता है तो उस केस में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलर, क्योंकि एग्रीमेंट है। लॉ क्या बोल रहा है, जो भी करना है वो म्यूचुअली कर लो, ठीक है, उसके लिए वो मना नहीं कर रहे, म्यूचुअली जो भी करना है कर लो, लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप सेक्शन देख लो, कोई भी आप लॉ देख लो, जहां पे आप म्यूचुअली चाहते हो जो करना है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया पहली बात। ओके, तो इस वजह से ध्यान देना, इस वजह से आपने अगर बोला ओके कि नहीं, अगर म्यूचुअली डिसाइड हो गया कि ठीक है मैं आपके घर तक गुड्स पहुंचा दूंगा, तो ऐसे केस में जब तक घर तक गुड्स नहीं पहुंचते तब तक क्या हो जाता है, तब तक रिस्क किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर। जनरली सेलर के ऊपर रिस्क रहती है क्या, घर पे गुड्स पहुंचाना। पहली बात तो घर तक गुड्स पहुंचाना ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। मैंने बताया सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, कहां तक है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, वहां से आके लेके जाना आपका काम है, बायर का काम है। गुड्स वो एडिशनल, सेलर क्या करता है, एडिशनल सर्विस करके एक वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वहां पे क्या करता है, गुड्स घर तक पहुंचा रहा है। आज समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो रिस्क ओनरशिप से अलग हो सकती है, यस, ठीक है, रिस्क और ओनरशिप अलग अलग ट्रांसफर हो सकते हैं। पहला एग्रीमेंट, अगर आपके बीच में क्या है, एग्रीमेंट है ऐसी, बाद में वहां पे आपके निग्लिजेंस की वजह से नुकसान हो गया, मतलब ध्यान दो, सेलर ने क्या किया, गुड्स रेडी रखे और फोन कर दिया, मैंने बोला कि मैं 2 घंटे में आता हूं, ठीक है, तो उस वक्त उसके पास से वो गुड्स फूट गए बिकॉज ऑफ हिज निग्लिजेंस, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेलर। या फिर एक एग्जांपल में बता देता हूं कि सीमेंट का, एक पर्सन को सीमेंट परचेस करना, सीमेंट के बैग्स उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब मान लो 500 बैग परचेस करने थे, तो उसने ऑर्डर दे दी, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आज इवनिंग तक रेडी हो जाएंगे। तो इवनिंग को मान लो 4 बजे उसने फोन किया और बोला कि आपके 500 बैग आ गए, लेके जाओ। तो सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है 1-1.5 घंटे में आ जाता हूं, इमीडिएटली तो नहीं आ सकता, ट्रक लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तो बोलता है कि मैं 1.5 घंटे में आ जाता हूं। तो उसने बैग जो है वो बाहर निकाल के रख दिए थे, ठीक है। तो ऐसे केस में बाहर निकाल के रख दिए थे, उसी बीच में ये समझ में आता है कि बारिश आने वाली है। अभी सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे भी गुड्स हमने सिलेक्ट किया, उसको बोल के गया था आप सिलेक्ट करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, मैंने बायर को बता भी दिया, ये तो ऐसे केस में मेरा काम खत्म हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। आगे रिस्क किसकी है, बायर की, ओनरशिप किसके पास गई, बायर के पास, रिस्क किसके पास गई, बायर के पास। तो वो क्या कहता है कि नुकसान हो गया तो मेरा थोड़ी ना होने वाला है, तो इस वजह से वो छोड़ देता है, और बारिश आ जाती है और पत्थर के सनम, ठीक है। सीमेंट बाद में पता है ना, बारिश आने के बाद में पानी के बाद में कैसे बन जाता है, वो पत्थर बन जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में उसका यूज ही खत्म हो गया। अभी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलर। क्यों, नहीं पता होने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब आपको
बायर की है, सेलर, बायर। आपने ये कंसेप्ट सुना है क्या, बेली, बेली बेलमेंट, ठीक है। मतलब बेली मतलब कौन, हु इज हैविंग पोजेशन विदाउट ओनरशिप, उससे क्या कहा जाता है, बेली कहा जाता है। बेली हु इज हैविंग पोजेशन विदाउट ओनरशिप, तो वो पर्सन के पास पोजेशन है बट ओनरशिप नहीं, तो उसके भी कुछ ड्यूटीज लॉ ने बताया, कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि जब तक वो गुड्स आपके पास है, आपके पोजीशन में, तब तक उसे ऐसा समझ के ओके या ऐसा मान के, उसका मतलब क्या, ध्यान रखना है कि वो आपके गुड्स है। समझ आ गया, गुड्स किसी और के है बट आपके पास है, जब तक आपके पास है तब तक क्या मानना है, अपना, और ध्यान देना है। समझ आ गया, चीज किसी और की आपके पास है तब तक आप अपना मान के उससे संभालो। समझ आ गया, कोई डाउट है? अभी उसमें आपने निग्लिजेंस दिखा दिया, तो जिसने निग्लिजेंस दिखा दिया बेली, ठीक है, जिसके पास पोजीशन था, वो उसके लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और उसे वो लॉस बेयर करना पड़ता है। तो इस केस में जब तक गुड्स किसके पोजीशन में था, सेलर, भले उसने ओनरशिप ट्रांसफर की है, पोजीशन उसके पास है, तो उसने क्या समझना चाहिए था, ये गुड्स अपना ही है, और ध्यान रखना चाहिए था। अगर उसने ध्यान नहीं रखा और उसकी तरफ से निग्लिजेंस प्रूव होता है, तो उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, मतलब बिफोर, मतलब जाने से पहले क्या क्या पढ़ा वो एक बार पूरा देख लेते। क्या पहले सेल में क्या है, सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो हो चुका है, जो होने वाला है, बराबर, जो सेल होने वाला है, जिसकी आज एग्रीमेंट बनी। सेलर में कौन आता है, हु सोल्ड, हु एग्रीज टू सेल। बाय में कौन आता है, हु बॉट, हु एग्रीज टू बाय। ठीक है, बाद में गुड्स में क्या आता है, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रास, क्रॉप्स, ट्रीज और एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, ओके, व्हिच विल बी सीवियर्ड बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हुए डिसाइड है कि ये निकाल देंगे और बाद में बेचेंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, गुड्स कैसे सेल कर सकते हो, तो उसके लिए गुड्स कौन से, फ्यूचर गुड्स, वो पहले क्या होंगे, एग्जिस्टिंग, बाद में अनसर्टेन। तो आगे सिलेक्शन प्रोसेस, नाम सिलेक्शन प्रोसेस का नाम क्या है, अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन के बाद में क्या होगा, ये असर्टेन, और अप्रोप्रिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो स्पेसिफिक। ठीक है, गुड्स क्या करने हैं, डिलीवरेबल स्टेट, और आगे क्या होगा, नोटिस टू बायर, और बायर को नोटिस देने के बाद में क्या होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और नॉट इन ओनरशिप। एग्जिस्टिंग कब बनेंगे, व्हेन प्रोड्यूस्ड एंड इन ओनरशिप ऑफ सेलर। क्लियर, नोटिस टू बाय देने की जरूरत है क्या, कब जरूरत नहीं है, व्हेन बायर इज प्रेजेंट और अवेयर। उसके बाद में कंडीशनल सेल हो तो आपको ये जो ऊपर प्रोसीजर थी वो तो कंप्लीट करनी पड़ती है, प्लस कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ती है, प्लस कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, सेल का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर का डिलीवरी पेमेंट उससे कोई कनेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा रिस्क कैसे ट्रांसफर होती है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ओनरशिप जिसके पास है उसके ऊपर रिस्क रहेगी। आया समझे, ठीक है, ओनरशिप जिसके पास है उसके ऊपर रिस्क रहेगी। क्लियर, बट अगर एग्रीमेंट में ही ऐसा डिसाइडेड है कि नहीं रिस्क बाद में ट्रांसफर होगी, ठीक है, या निग्लिजेंस की वजह से, किसी के निग्लिजेंस की वजह से नुकसान होता है, या बेली के ड्यूटीज फॉलो नहीं करते हो प्रॉपर्ली, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है कि दूसरा जो ओनर नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जिसके पास पोजीशन था। समझ आ गया? तो ओवरऑल मतलब मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, ठीक है, हम वो ऑब्वियसली चीजें इससे भी देख लेंगे। ठीक है, मतलब पहले ओवरऑल समझो, बाद में पढ़ लो, वो हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, बट पहले ओवरऑल उसमें क्या करना है, क्या होता है ये समझो, तब जाके आपको टेक्स्ट क्या लिखा है ये समझ में आने लगेगा, लिंक लगेगी कि हाँ ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या था, क्यों दिया है, ये सभी लिंक लगेगी जब आपको ओवरऑल व्यू पता हो कि चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। समझ में आया? ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको अभी बता दिया। अभी जो बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्का समझ में आ गया? समझने के साथ याद हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि आप अगर ट्राई करते हो ना, सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में ऐसे फिट बैठ जाएंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपने उससे 2-3 बार ट्राई किया, आज घर पे जाते जाते आपको अलग कोई टाइम नहीं देना है, मतलब जाते जाते सोचना है आज क्या क्या पढ़ लिया, लॉ में आज क्या क्या पढ़ लिया। जाते आधे घंटे का टाइम लगता है घर पे जाने के लिए, बहुत से लोगों को आने के लिए आधे घंटे का टाइम लगता है,
जाते वक्त लॉ का रिवीजन कर लो, आते जाते वक्त याद आता है ना कि सर ने आज क्या पढ़ा है, फ्यूचर गुड्स पढ़ा है, क्या था, तो वो जाते वक्त भी आप सोचते हो, तो ऐसी आदत डालते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लॉ पूरा आपके दिमाग में फिट होगा। मैं खुद की बात बोलता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने सभी सेक्शन जो है लॉ के, ठीक है, वो जब मैं ट्रैवलिंग करता था उस वक्त पूरे सेक्शंस मैंने याद किए थे, ठीक है। मतलब वो टाइम जो आप कभी वेस्ट करते हो कभी भी यूज नहीं होता है। आप ट्रैवलिंग में क्या सोचते हो, गाने सुनते हो या मतलब कुछ तो भी, गाने सुनते हो कुछ तो भी सोचते होंगे, हाँ अभी समझा, ठीक है, वो तो बहुत स्पेशल सोचते हो, ठीक है। तो आप सोचो कि आपके लिए स्पेशल क्या है, अभी फाउंडेशन स्पेशल है या कोई और स्पेशल है, ठीक है। तो उसके बारे में सोचो कि क्लास में क्या पढ़ा या पढ़ाया, समझ आ गया, ठीक है। वो आधे घंटे का टाइम भी बहुत इफेक्टिव रह सकता है या उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आज ट्राई कर लेना जाते वक्त, या मतलब मेनली आज जाते वक्त ये सोचना आज लॉ में क्या क्या पढ़ा, या चीजें याद आती है नहीं ये सोचो, और एक बार वो आदत पड़ गई ना तो आपकी मेमोरी जो कहते हैं शार्प, ओके कि नहीं, सभी चीजें याद रहती। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता, तो ट्राई करो, ओके, इससे, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है, बोलना पड़ता है अभी हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, घर पे जाके दिखा दूंगा अभी मैं, हाँ ठीक है। तो कहना यह है कि आप आदत डालना स्टार्ट करो। आज जो पढ़ा जाते वक्त, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, बुक लेके बैठना नहीं है, सोचो क्या पढ़ा था, मुझे लगता है कि याद आएगा, ठीक है। प्रोसेस, बाद में कंडीशनल सेल था, बाद में क्या था, सेल की डेफिनेशन थी, सेलर की थी, बाय की थी, गुड्स की थी, ठीक है, बाद में वहां पे क्या था, रिस्क थी, ठीक है। तो ये चीजें जो पढ़ी वो सभी याद करने की कोशिश करो, ट्राई करना, ठीक है। चलो बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे।